गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो आज है होली। आप सभी को क्रेजी जी के ट्रिक के पूरी टीम की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। काफी स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जिनको ऐसा लगता है कि सर एक बार सिलेक्शन ले लें उसके बाद ही हम त्योहार मनाएंगे, पर देखिए ऐसा नहीं है। कोई भी फेस्टिवल जीवन में एनर्जी और पॉजिटिविटी लेकर आता है, तो आराम से फेस्टिवल को सेलिब्रेट कीजिए। 365 दिन पढ़ाई कर रहे हैं, 365 दिन तैयारी कर रहे हैं, अपने एम के प्रति पूरे केंद्रित होकर जी जान से लगे हुए हैं, तो उसमें से एक दिन अगर कोई फेस्टिवल आया है, मैं तो बोल रहा हूं डेली करंट अफेयर देख लिया तो देख लो, नहीं तो कल देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। ओके, पर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करो। एक नया एम तय होता है, बहुत पॉजिटिविटी आती है जीवन में और आगे बढ़ने के रास्ते भी खुलते हैं फेस्टिवल के साथ ही। ओके, ऐसा नहीं है कि एक रिलीजियन के आधार पर देखा जाए, नहीं, लाइफ में उत्साह के लिए भी फेस्टिवल मनाए जाते हैं। तो आराम से सेलिब्रेट कीजिए, पूरे दिन होली खेलिए, सेफ होली खेलिएगा, और बाद में जब टाइम मिले तो डेली करंट अफेयर देख लीजिए या फिर कल भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप भी कमेंट में छोड़ के जाइएगा हैशटैग हैप्पी होली क्रेजी जी के ट्रिक। और इसी के साथ शुरू करते हैं 14 मार्च के करंट अफेयर को, जल्दी से खत्म कर लेंगे। तो पीडीएफ क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर ले लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसके अलावा आप सभी के लिए होली की सेल भी चल रही है क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर, अभी कंटिन्यू है। तो आप कभी भी कोई भी कोर्सेस अप टू 90% तक ऑफ में अवेल कर सकते हैं, तो आराम से ले लीजिएगा, आज त्योहार मना लीजिए। चलिए, सबसे पहला करंट अफेयर हमारा देख लेते हैं हम। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के द्वारा मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो इन दोनों ही स्कीम की अगर हम बात करते हैं, तो इन दोनों ही स्कीम्स को लॉन्च किया गया है त्रिपुरा राज्य में। दो योजनाएं हैं अलग अलग, मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और सेकंड है मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना। कहां पर? त्रिपुरा राज्य में। बीजेपी का 2 साल का शासन पूरा हुआ है और इसी उपलक्ष्य में केंद्रीय हेल्थ मिनिस्टर जो हैं जेपी नड्डा, इन्होंने इन दोनों ही स्कीम को त्रिपुरा में लॉन्च किया। पहली स्कीम है मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना। इसके तहत जो अंत्योदय परिवार के सदस्य हैं, जो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर वर्ग है, उनमें जो जितनी भी बच्चियों का जन्म होगा उन्हें 50,000 रुपए का वन टाइम बॉन्ड जारी किया जाएगा सरकार की तरफ से। और जब बेटियां बड़ी हो जाएगी, 18 साल की हो जाएगी, तब यह बॉन्ड की राशि 8 से 10 लाख रुपए में परिवर्तित हो जाएगी इंटरेस्ट के साथ। तब यह उन्हें दे दी जाएगी। जो भी अंत्योदय परिवार के लाभार्थी हैं इस योजना के तहत, वो इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। तो राज्य में बालिकाओं को इकोनॉमिक रूप से सशक्त बनाना और उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है। कहां पर? त्रिपुरा राज्य में। सेकेंड स्कीम है हमारी मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना। इस योजना में कुछ लाभार्थी जो छात्राएं हैं राज्य में, उनको चुना जाएगा। हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन जिन्होंने पास कर ली है, ऐसी 140 छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी इस योजना के तहत, मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना। तो दोनों ही स्कीम त्रिपुरा राज्य की स्कीम है। कैपिटल है त्रिपुरा की अगरतला, सबसे बड़ा शहर भी है त्रिपुरा का। 15 अक्टूबर 1949 में त्रिपुरा को भारत संघ में विलय किया गया था, और आगे चलकर जब राज्य पुनर्गठन आयोग आया था तो उसकी सिफारिश के आधार पर 1 नवंबर 1956 को यह एक यूनियन टेरिटरी बना और 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसके लिए नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रेगुलेशन एक्ट था 1971 का, और इसी के तहत त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 1972 में। त्रिपुरा के गवर्नर इंद्रसेना रेड्डी हैं वर्तमान में। सीएम है मानिक साहा। यहां पर जो विधानसभा है उसके सदस्यों की संख्या है 60, राज्यसभा की सीट है 1 और लोकसभा की सीट है यहां पर 2। जय मल्लिया बागची को सुप्रीम कोर्ट का नया जज अपॉइंट किया गया है। संविधान के किस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट का प्रावधान किया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है कितने जजेस वर्तमान में हैं? 34। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 अदर जजेस।
इनको मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में 34 जज हैं। अभी जॉय मल्ल्या बागची को सुप्रीम कोर्ट का नया न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का नया न्यायाधीश। ओके, मैंने मुख्य न्यायाधीश तो नहीं बोला ना, ये न्यायाधीश है। भारतीय संविधान में अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति का प्रावधान देखते हैं तो ये हमको आर्टिकल 124 में देखने को मिलता है। आर्टिकल 124 के सब क्लॉज 1 और 2 में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में प्रावधान किया गया है। ये हैं हमारे बागची, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए गए। आपको पता है ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं, अगर हम इनकी बात करें जॉयमल बागची की, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि 2031 में ये भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सीनियरिटी के आधार पर बनाए जाते हैं, जो सबसे सीनियर जज होते हैं एज के आधार पर, उसके आधार पर, तो ये 2031 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। तो भारतीय संविधान में आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट के बारे में प्रावधान करता है। 124। अब इसमें क्या कहा गया है कि भारत के लिए एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और बाकी अन्य न्यायाधीश होंगे। इसके अलावा आर्टिकल 124 का सब क्लॉज 2 आता है जो कहता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अन्य जजेस की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो नियुक्ति कौन करेंगे? भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा की जाने वाली है। देखिए, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो मैंने आपको बताया एज की सीनियरिटी के आधार पर नियुक्त कर देंगे प्रेसिडेंट, और बाकी न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान कॉलेजियम के आधार पर देखने को मिलता है। कॉलेजियम बहुमत के आधार पर किसी के भी नाम को सिलेक्ट करता है और इसको भेजता है मंत्री परिषद के पास, वो भेजते हैं राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति किसी भी जज की नियुक्ति करते हैं आगे चलकर। तो ये प्रावधान है। आर्टिकल 124 के सब क्लॉज 3 में देखने को मिलता है जजेस से संबंधित क्वालिफिकेशन, कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो अगर हम क्वालिफिकेशन देखें तो भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी या तो किसी हाई कोर्ट में 5 साल तक जज के रूप में काम कर चुका हो या 10 साल तक किसी हाई कोर्ट में वकील के रूप में काम कर चुका हो, तो ऐसा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता को पूरी करता है। या फिर राष्ट्रपति की नजरों में एक श्रेष्ठ विधिवक्ता हो या विधि के बारे में जानकारी हो, तो ऐसा कोई व्यक्ति। ओथ किसके सामने लेंगे? तो ये प्रेसिडेंट या उसके द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उनके पद की शपथ दिलवाता है। लेकिन यहां पर आपको प्रेसिडेंट याद रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये उपस्थित नहीं है तो इनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सामने सुप्रीम कोर्ट के जज शपथ लेते हैं। इन शॉर्ट, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उनके पद की शपथ दिलवाते हैं। आर्टिकल 124 का सब क्लॉज 4 भी आता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उनके पद से हटाने के बारे में प्रावधान है, और यह कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अगर उनके पद से हटाना है तो इंपीचमेंट प्रोसेस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उनके पद से हटाया जा सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज संविधान के उल्लंघन के दोषी पाए जाते हैं, इन शॉर्ट सिद्ध कदाचार के आधार पर अगर संविधान के उल्लंघन के दोषी पाए जाते हैं या फिर कोई भी एलिगेशन है उन पर, तो इस आधार पर पार्लियामेंट में ऐसा प्रस्ताव लाया जा सकता है। पार्लियामेंट में दोनों हाउसेस में इस प्रस्ताव को पास होना होगा। उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3 बहुमत हो या फिर पूर्ण सदस्य का केवल बहुमत हो, तो इस आधार पर इन्हें हटाया जा सकता है इनके पद से। 2/3 बहुमत या तो मतदान करने वालों को मिल जाए या फिर जो सदस्य संख्या है उनका पूर्ण बहुमत मिल जाए, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उनके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति हटा सकते हैं। टेन्योर की बात करें तो 65 साल सुप्रीम कोर्ट के जज का टेन्योर होता है, इनकी रिटायरमेंट की एज है। और अगर इनको पद छोड़ना है, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को बीच में पद छोड़ना है, तो प्रेसिडेंट को रिजाइन देकर अपना पद छोड़ सकते हैं। सैलरी और अलायंसेस की बात करें तो ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि कितना देना है, नियम बनाकर, और भारत की संचित निधि पर भारित होती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के वेतन और भत्ते, संचित निधि से दिए जाते हैं। महिला उद्यमियों को बिना गारंटी लोन देने के लिए अस्मिता लोन योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई?
तो जो विमेन एंटरप्रेन्योर है, जो माइक्रो स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइजेस चलाती हैं, ऐसी महिलाओं को बिना गारंटी के लोन देने के लिए अस्मिता लोन योजना को लॉन्च किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। एसबीआई ने इस स्कीम को लॉन्च किया। बिना कोलेट्रल के ही यह उन महिलाओं को लोन प्रदान करेगा जो कि माइक्रो स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइजेस में या तो खोलना चाहते हैं या फिर इससे संबंधित कोई भी बिजनेस करते हैं। और इसके अलावा एक नारी शक्ति डेबिट कार्ड भी इनको जारी किया जाएगा ताकि ये उसका यूज कर सके और आर्थिक रूप से महिलाओं को सशक्त बनाया जा सके। तो स्कीम है अस्मिता लोन योजना, किसकी है? एसबीआई की। इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक। कौन सा? एसबीआई। हेडक्वार्टर देखने को मिलता है महाराष्ट्र के मुंबई में। इसकी स्थापना का सिलसिला 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता से देखने को मिलता है। सबसे पुराना कमर्शियल बैंक था और उसके बाद आगे चलकर 1921 में 3 बैंकों को मर्ज करके एक बैंक बनाया गया, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ कोलकाता। इन्हें मर्ज करके बनाया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और यही आगे चलकर आजादी के बाद 1955 में बना एसबीआई। तो एसबीआई की स्थापना पूछी जाएगी तो यह 1955 में हुई थी। एसबीआई के चेयरमैन वर्तमान में चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी हैं। तो एसबीआई की योजना है कौन सी? अस्मिता लोन योजना, महिला एंटरप्रेन्योर को सशक्त बनाने के लिए। जम्मू कश्मीर सरकार ने किस क्षेत्र को इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है बांगस घाटी क्षेत्र को। जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है बांगस घाटी क्षेत्र। कभी क्वेश्चन आपको ऐसा भी आ जाए कि चर्चा में रहा बांगस घाटी या बांगस वैली भारत के किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में, तो आपको पता होना चाहिए ये देखने को मिलेगी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें देखने को मिलती है बांगस घाटी। जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किया जाएगा इस वैली को, बांगस वैली को, और यहां पर पर्यटन को बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। समुद्र तल से ऑल ओवर 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है बांगस घाटी क्षेत्र, जो कि एलओसी के करीब देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। एलओसी भारत और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर है। 1971 में इंडो पाक वॉर के बाद शिमला एग्रीमेंट किया गया था 1972 में, इसके तहत एलओसी बनाई गई थी। और इसके अलावा जो भारत और अक्साई चीन में जहां पर चाइना का कंट्रोल है, उसकी जो बाउंड्री है वो एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जानी जाती है। तो एलएसी इंडिया और चीन और एलओसी इंडिया और पाकिस्तान, और एलओसी के निकट जम्मू कश्मीर में बांगस घाटी क्षेत्र देखने को मिलता है। देखिए, भारत सात देशों के साथ अपनी लैंड बाउंड्री को शेयर करता है। जो बाउंड्री है 7 देशों के साथ लगती है। स्थलीय सीमा, सबसे बड़ी स्थलीय सीमा है बांग्लादेश के साथ। किसकी? इंडिया की। बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा देखने को मिलती है। सबसे छोटी सीमा साझा करता है इंडिया अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ 3320, चाइना के साथ 3488, नेपाल के साथ 1752, भूटान के साथ 578 किलोमीटर की बाउंड्री देखने को मिलती है, और म्यांमार के साथ ऑलमोस्ट 1643 किलोमीटर की बाउंड्री है। सबसे बड़ी बाउंड्री बांग्लादेश और सबसे छोटी अफगानिस्तान। भारत की किस एयरपोर्ट ने प्रतिष्ठित एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2024 जीता है? तो एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी ASQ अवार्ड 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड अपने नाम किया है भारत के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने, जो कि देखने को मिलेगा दिल्ली में, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल या फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट काउंसिल इसको बोल सकते हैं, ये रैंक निकालता है, ये अवार्ड देता है ASQ एयरपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड। इसमें बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड
अलग अलग कैटेगरीज है, काफी सारी कैटेगरीज में दिया जाता है। इसमें से बेस्ट एयरपोर्ट कैटेगरी का जो अवार्ड है वो भारत में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली को दिया गया है ना। 40 मिलियन पैसेंजर का यहां पर मूवमेंट देखने को मिलता है हर साल ऑलमोस्ट, मतलब वॉकिंग। तो बेस्ट एयरपोर्ट कैटेगरी का अवार्ड मिला है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को। अब ASQ एयरपोर्ट एक्सपीरियंस अवार्ड की बात करें, एक्सपीरियंस अवार्ड, तो एयरपोर्ट एक्सपीरियंस अवार्ड, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी में बेस्ट कैटेगरी का अवार्ड किसको मिल गया? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। 2006 में इस अवार्ड को शुरू किया था एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने। तो हमारा आंसर हमको मिल जाता है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। तो अवार्ड का नाम क्या है? एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2024। और अलग अलग कैटेगरीज में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड हमको मिला है। यहां पर इंडिया के इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट की बात करें तो एक जिसका अवार्ड दिया गया वो आपको पता चल गया, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये हो गया नई दिल्ली। भारत में सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट माना जाता है और कैपिटल में है तो वो भी इंपॉर्टेंट है। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो ये गोवा है ना, मोपा एयरपोर्ट के नाम से इसे जाना जाता है। मनोहर पर्रिकर जो कि गोवा के CM रह चुके हैं दिवंगत, उनके नाम पर यह एयरपोर्ट है गोवा में। दोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर अरुणाचल प्रदेश राज्य। शिवमोगा एयरपोर्ट कर्नाटका के शिवमोगा में। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट महाराष्ट्र मुंबई। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु कर्नाटका। सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता पश्चिम बंगाल। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद तेलंगाना। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से गुजरात के अहमदाबाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर, ये काफी एग्जाम में SSC में पूछा गया है, नोट करना। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। सिंधु दुर्ग एयरपोर्ट पारुले महाराष्ट्र। डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट असम। और हलवारा एयरपोर्ट देखने को मिलता है पंजाब के लुधियाना में। ये इंडिया के अदर इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है। प्लेस पूछे जाते हैं कहां पर है, किस राज्य में है, तो यहां पर आप पॉज करके एक करके पढ़ लेना। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में मेडल टेली में फर्स्ट रैंक किसको मिली है? अच्छा, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 दो जगह पर 2 फेज में इसका आयोजन किया गया, एक तो लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर में। लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों फेज खत्म हो गए हैं और मेडल टेली में फर्स्ट रैंक पर रहा है इंडियन आर्मी। सबसे ज्यादा मेडल इन्होंने अपने नाम किए इंडियन आर्मी ने। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 इस बार 5वां एडिशन था। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों यूनियन टेरिटरी में ये अलग अलग फेज में आयोजित किया गया। यहां पर इंडियन आर्मी ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतकर ओवरऑल जो कैटेगरी है उसमें सबसे ज्यादा मेडल जीते और पहली रैंक प्राप्त की। अगर इनके मेडल की संख्या देखते हैं तो 18 मेडल इन्होंने अपने नाम किए इंडियन आर्मी ने। आपको पता है इसके पहले 2024 में जो 4th एडिशन हुआ था खेलो इंडिया विंटर गेम्स का, उसमें 21 मेडल इंडियन आर्मी ने जीते थे और इसमें से 10 गोल्ड, 5 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज थे। और उस वक्त भी 4th एडिशन में भी पहले स्थान पर इंडियन आर्मी की ही टीम रही थी। और अब एक बार फिर से 18 मेडल इंडियन आर्मी ने अपने नाम किए, जिसमें से 7 गोल्ड है, 5 सिल्वर है और 6 ब्रॉन्ज मेडल है। और इंडियन आर्मी इस बार भी पहले स्थान पर है। सेकेंड पर है 18 मेडल के साथ हिमाचल प्रदेश और थर्ड पर है लद्दाख 7 मेडल के साथ। टॉप 3 याद कर लो, काम हो जाएगा। फर्स्ट पर इंडियन आर्मी, सेकेंड पर हिमाचल प्रदेश और थर्ड पर लद्दाख। 2 फेज में पहला फेज आयोजित किया गया था लद्दाख के लेह में और सेकेंड फेज अभी हुआ है जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। तो 5वां एडिशन खेलो इंडिया विंटर गेम्स का। फरवरी 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब
किसे जीता, किसे दिया गया या किसने जीता? आपको पता है आईसीसी एक तो पर ईयर के लिए, हर साल के लिए आईसीसी अवार्ड प्रदान करती है, हर साल के लिए। मतलब आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर होता है अलग अलग कैटेगरी में, जैसे वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर है ना 2024 के लिए। एक होती है मंथ वाइज आईसीसी की कैटेगरी, जिसमें वो प्लेयर ऑफ द मंथ देती है हर महीने की जो परफॉर्मेंस है उसके आधार पर। तो यहां पर फरवरी 2025 के लिए अभी मार्च में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की लिस्ट को जारी किया गया, और इसमें मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ रहे इंडिया के शुभमन गिल। शुभमन गिल। अब यहां पर देखिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी मंथ के लिए शुभमन गिल हो गए। एक और कैटेगरी है विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2025 के लिए, तो यह दिया गया ऑस्ट्रेलिया की एलाना किंग को। ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है एलाना किंग। यहां पर हम जनवरी मंथ की भी अगर बात कर ले कि जनवरी मंथ में यह अवार्ड किसे मिले थे, तो जनवरी मंथ के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया था वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं जोमेल वॉरिकन को। और यहां पर विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी के लिए घोषित किया गया था ऑस्ट्रेलिया की बेथ मुनी को। तो जनवरी में ये दोनों हो गए, जनवरी 2025 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ, और फरवरी 2025 के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ शुभमन गिल, और विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी मंथ के लिए कौन? एलेना किंग। कहां की है? ऑस्ट्रेलिया। वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहां किया गया था? वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2025 का हाल ही में आयोजन किया गया है भारत की राजधानी नई दिल्ली। वाटर सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए स्पेशली जो इंडस्ट्रीज है उनमें वाटर यूज को और ज्यादा कार्यकुशल बनाना, और इसके अलावा वाटर के कंजर्वेशन के लिए इंडस्ट्रीज को क्या क्या प्रयास करने चाहिए, कैसा मॉडल यूज करना चाहिए, इन सभी पर यहां पर चर्चा की गई। पहली बार ही इसका आयोजन हुआ है। वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ भारत की राजधानी नई दिल्ली में। एक दिन की कॉन्फ्रेंस थी जिसका आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के ब्यूरो ऑफ वाटर यूसेज एफिशिएंसी और द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। जो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व थी वो थी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। कौन सा कॉन्फ्रेंस है? वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस। आयोजन कहां पर? नई दिल्ली, है ना। उद्देश्य यहां पर आपको क्लियर हो गया। आगे चलें। हाल ही में महाराष्ट्र का बजट पेश किया गया है 2025-26 के लिए। महाराष्ट्र का कुल बजट कितना है, आकार या साइज कितना है? तो महाराष्ट्र की विधानसभा में 2025-26 के लिए बजट पेश किया गया, यह 7 लाख करोड़ रुपए का बजट है। महाराष्ट्र की विधानसभा में हाल ही में इसको पेश किया गया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और फाइनेंस मिनिस्टर हैं अजित पवार। इन्होंने इस बजट को विधानसभा में रखा है। साइज कितना? 7 लाख करोड़ रुपए। यहां पर देखिए जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं स्पेशली उनके लिए यह काम का ज्यादा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर है इस बजट का 93,165 करोड़ रुपए ऑलमोस्ट। और अगर यहां पर हम रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करें, रेवेन्यू रिसिप्ट की, तो ये है 5,60,963 करोड़ रुपए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये 6,06,855 करोड़ रुपए है। रेवेन्यू डेफिसिट में है महाराष्ट्र का 45,891 करोड़ रुपए, और इनका फिजिकल डेफिसिट है 1,36,234 करोड़ रुपए का। ठीक है, यह है महाराष्ट्र का बजट। 7 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम जिसके बारे में सब जानना भी चाहते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाडकी बहन योजना। आपको पता है हर स्टेट में, अभी दिल्ली ने अनाउंस किया था कि महिलाओं को 25 रुपए पर मंथ देंगे। वैसे महाराष्ट्र में जो स्कीम चलती है ना वो है लाडकी बहन योजना। इसके लिए 2025-26 के बजट में 36,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
पिछले साल से ये 21% तक कम है। तो 36,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। लाड़की बहन योजना 17 अगस्त 2024 को लॉन्च की गई थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। जो महिलाएं हैं उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 1500 रुपए पर मंथ की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसमें जो पात्रता योग्यता की बात करें, पात्र महिलाएं कौन होगी, तो 21 से 65 वर्ष की आयु की जो राज्य की महिलाएं हैं वो पात्र हैं, जिनकी जो फैमिली इनकम है वार्षिक वो 2.5 लाख रुपए से कम होना चाहिए। तो ऐसी महिलाएं अगर उस घर में हैं तो उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। और परिवार में कोई एक तो इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए और 4 व्हीलर वाहन का स्वामी नहीं होना चाहिए। तो ऐसी फैमिली की महिलाओं को लाड़की बहन योजना का राज्य में लाभ दिया जाता है महाराष्ट्र में। हो गया क्लियर? ठीक है। तो 36,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए पर्टिकुलर स्कीम के लिए। बजट का साइज कितना है महाराष्ट्र में 2025-26 के? तो ये बजट का साइज है 7 लाख करोड़ रुपए। आगे आएंगे। लास्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में होली त्योहार को किस नाम से जाना जाता है? सिंपल क्वेश्चन। तमिलनाडु में अगर हम होली की बात करते हैं तो इसे कहा जाता है कामन पंडिगई। भारत में अलग अलग क्षेत्रों में होली को अलग अलग रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु के जो दक्षिणी क्षेत्र है वहां पर कामन पंडिगई के रूप में होली को सेलिब्रेट किया जाता है। होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग पूछा भी जाता है। 2025 में आज है 14 मार्च को और कल होली का दहन हुआ था 13 मार्च को और आज खेली जाएगी। ये एक बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, तो जो खेली जाती है वो आज है 14 मार्च। ठीक है। भारत के विभिन्न राज्यों में होली के अलग अलग नाम देखें तो यूपी में देखिए बरसाना क्षेत्र में लठमार होली खेली जाती है। वृंदावन, बरसाना, इन क्षेत्रों में है ना, भगवान श्री कृष्ण और जो गोपियां हैं उनसे जुड़ी हुई कथाएं हैं ये। तो लठमार होली खेली जाती है बरसाना। धुलंडी खेली जाती है ब्रज क्षेत्र में, वहीं पर वृंदावन के क्षेत्र में। पंजाब में होला मोहल्ला के रूप में सिखों के द्वारा होली खेली जाती है। पश्चिम बंगाल में डोल यात्रा या डोल पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। महाराष्ट्र में इसे रंग पंचमी भी कहा जाता है, 5 दिन बाद भी इसे सेलिब्रेट किया जाता है। शिगमो, गोवा में शिगमो के रूप में होली को सेलिब्रेट किया जाता है, शिगमो नाम से। हरियाणा में धुलंडी के रूप में होली मनाई जाती है। मणिपुर में याओसांग के रूप में थबल चोंगमा नृत्य किया जाता है। फगुआ के रूप में बिहार में मनाई जाती है, फागुन के नाम से फगुआ नाम आया है। और कामन पंडिगई तमिलनाडु में मनाई जाती है होली। गोवा में जो होली है उसे शिगमो उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। वैसे कुछ कथाएं गोवा की स्थानीय कथाओं से भी जुड़ी हुई है होली को लेकर। जैसे कुछ योद्धा गोवा के जो कि दशहरे के समय, ये कथाएं हैं, दशहरे के समय जो युद्ध पे गए थे वो इस समय होली के समय वापस लौट कर आए थे अपने घर। तो इस उपलक्ष्य में वहां पर होली को सेलिब्रेट किया जाता है 14 दिन तक। स्थानीय नृत्य किए जाते हैं, संगीत और झांकियों का आयोजन किया जाता है और अलग अलग नृत्य जो कि गोवा के अलग अलग क्षेत्रों में फेमस है वो भी यहां पर देखने को मिलते हैं। तो गोवा में होली को शिगमो उत्सव के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन हमारा तमिलनाडु से है, तो तमिलनाडु में होली को कामन पंडिगई के रूप में जाना जाता है। ठीक है। तो यह हो गया हमारा 14 मार्च के, हमने सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में समझा। अब हम चलेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या था हमारा? हाल ही में राष्ट्रीय अभिलेखागार ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया और कौन सा मिशन लॉन्च किया? तो 135वां फाउंडेशन डे है और मिशन का नाम है ज्ञान भारतम मिशन। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? ग्रैंड ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन। आंसर हो जाएगा आंसर डी। भारत ने ट्राइक्लोरो आइसोसाइन्यूरिक एसिड रसायन के लिए
किन देशों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है? तो यह है चीन और जापान। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने किस फेडरेशन के सस्पेंशन को हटाया है? तो यह है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसके सस्पेंशंस को हटाया है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने। भारत में पहली बार वर्ल्ड पैरा ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली। शरावती पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि पर्यावरण और कानूनी विवादों में है, किस राज्य की परियोजना है? तो यह परियोजना है कर्नाटक राज्य की। भारत ने T-72 टैंक इंजनों को अपग्रेड करने के लिए किसके साथ समझौता किया है, डील साइन की है? तो यह है रशिया। जदिया स्वामी फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? यह मनाया जाता है भारत के तमिलनाडु राज्य में। भारत में स्टार लिंक के जरिए इंटरनेट सर्विस उपलब्ध करवाने के लिए स्पेस एक्स के साथ समझौता किसने किया है? तो दो कंपनियां हैं, एयरटेल और जियो। चर्चित नेता लुइस मॉन्टेनेग्रो किस देश के पीएम हैं? तो ये पीएम है पुर्तगाल के, जो कि अब अपने पद से हट गए हैं लेकिन एक्टिंग पीएम के रूप में अभी कार्यरत हैं। ओके, ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन में हमने डिस्कस किए थे। अब हम चलेंगे यहां पर क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर पर। तो रिपब्लिक डे पर बेस्ट झांकी का जो अवार्ड था, पहला पुरस्कार वो उत्तर प्रदेश की झांकी को दिया गया जो कि महाकुंभ पर आधारित थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना दक्षिण भारत में हसन बहमन शाह ने की थी। बहमन शाह को ही हसन गंगू के नाम से जाना जाता है। और भारत के दूसरे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये हमारे आंसर हो गए कल के करंट अफेयर के जो क्वेश्चन ऑफ द डे थे उसके। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, मैदान में कबड्डी टीम के प्रत्येक पाले में कितने खिलाड़ी होते हैं? सेकंड, फरवरी 1922 में संयुक्त प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? संयुक्त प्रांत में कौन सी घटना देखने को मिली थी 1922 में? और थर्ड क्वेश्चन, लता मंगेशकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तीनों क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा, और पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। होली मनाइए। एक बार फिर से आप सभी को शुभकामनाएं, और कमेंट में #हैप्पी होली क्रेजी जी के ट्रिक छोड़ के जरूर जाइएगा। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।